हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर चैप्टर 6 में बात करेंगे और आज बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। बिहार बोर्ड वाले लोग सुन लीजिए, इस साल ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आप लोग का आ सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, ये तीनों में से निश्चित एक तो आएगा। हो सकता है दोनों दे देगा और फिर इसके बाद दोनों जो देगा वो 5 मार्क्स का होगा। यानी आज का जो क्लास होगा वो पूरे 5 मार्क्स का होगा इस साल के लिए, तो इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, हम इसका पीडीएफ भी यूट्यूब में दे देते हैं, इसका पीडीएफ भी दे देते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे ओपन कीजिएगा तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि आज आपको इसका याद करा दें। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑक्साइड ओर, हमको ऑक्साइड ओर से निकालना है। देखिए, बात करते हैं तो आखिर एक्सट्रैक्शन हम कहां से करते हैं, इसकी बात आई। तो एक्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग चीफ और क्या क्या है इसका। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी मेटल को निकालते हैं तो ओर से निकालते हैं। तो इसका और क्या क्या है, तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है। तो क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है और आयरन पाइराइट है। और आयरन पाइराइट को Fe2 बोलते हैं, Fe2 बोलते हैं। इसको फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं इसे। यानी कि आयरन पाइराइट का एक नाम और भी है फूल्स गोल्ड। यानी कि आप दिमाग में बैठा ले कि अगर पूछेगा आयरन का और क्या क्या है तो हम बोलेंगे हेमाटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है और आयरन पाइराइट है। सबका फॉर्मूला होता है हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट का FeCO3 और आपका आयरन पाइराइट FeS2 सल्फाइड और है, उसको फॉल्स गोल्ड बोलते हैं। अब रही बात कि सर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते कैसे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेनली आपको हेमाटाइट ओर से कहेंगे। अगर बोलेगा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज क्या है, तो हम बोलेंगे हेमाटाइट। हेमाटाइट से ही हम लोग आयरन निकालते हैं मेनली। तो आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट ओर। अब ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है कि पहले आप ओर को माइन से निकालिए, खदान से निकालिए, उसको तोड़िए, जाग क्रशर के द्वारा तोड़िए, बॉल मिल के द्वारा उसको पाउडर बनाइए, ऐसा हमने बात कर चुका है। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन कीजिए, उसमें से आप इम्प्यूरिटीज निकालने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि ये क्या करता है, फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन। यानी कि वो सबसे पहले है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को 4 होना चाहिए, छोड़िए उसको। और इज क्रस्ट, वो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। और को क्या करेंगे, क्रस्ट कर देंगे इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ जार क्रशर। अब इसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। तो कंसंट्रेट किया जाता है बाय ग्रेविटी सेपरेशन। किसके द्वारा हम इसको करेंगे, जल्दी बता दें, तो ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है सर, तो हम आपको बोले हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं कि ओर में एक रनिंग वाटर का स्ट्रीम डालते हैं। यानी कि आपको बोले गाड़ी धो देते हैं, तो गाड़ी लोहा का गाड़ी है, अगर धूल मिट्टी धोते हैं, यहाँ से पानी का प्रेशर मारते तो सब मिट्टी गिर जाता है। ठीक वही चीज करना है कि ओर में हम पानी का धारा मारेंगे, तो धारा मारेंगे तो जो मिट्टी होगा, बालू होगा, ओर के साथ वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, हट जाएगा। यानी कि अभी तक हमने क्या किया है कि सबसे पहले
ये जाना है कि कौन कौन सा ओर है और कैसे किस ओर से निकालते हैं। तो हेमाटाइट ओर से निकालते हैं। तो कौन सा स्टेप पहला है, तो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन निकालने से पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे कि उसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से उसको कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि उसको जल का धारा देंगे, पानी का धारा देंगे, जिससे कि हम गाड़ी धोते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं तो सारा मिट्टी बालू अपने आप गिर के हट जाता है मिट्टी और लोहा की ओर बचता है। तो वही चीजें यहाँ पे भी बाबू ग्रेविटी सेपरेशन में जैसी, क्योंकि अशुद्धियां क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, हल्का होता है और लोहा हमारा भारी होता है। तो जैसे जल का धारा देंगे तो लोहा नीचे बैठ जाएगा और अशुद्धियां बह के निकल जाएगा। तो अभी तक हमने यही किया है, आप इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले उसको कूट के छोटे छोटे पीस कर दिया। फिर उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उस इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हमने क्या किया, पानी का धारा दिया। उस पानी का धारा को हमने क्या बोला बाबू, उसको बोला ग्रेविटी सेपरेशन, जिससे कि क्या हुआ, हमारा इम्प्यूरिटीज बाहर निकल गया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि इम्प्यूरिटीज को हटाना है, गैंग पार्टिकल को हटाना है। अब हम इसके बाद कैल्सिनेशन करेंगे, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। कैल्सिनेशन क्या है, व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो बाबू कैल्सिनेशन क्या करते हैं कि हीट करते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। यदि ऑब्सेंस में उसको हीट करते हैं तो सर ऑब्सेंस में हीट करने से क्या होगा, हमने यार जो मॉइस्चर को हट जाएगा। अगर जो कार्बोनेट होगा, हमने बताया हुआ है कि कार्बोनेट है तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। हाँ, क्या क्या हुआ जल्दी बताइए, कैल्सिनेशन से क्या हुआ, कैल्सिनेशन से क्या हुआ जल्दी बताइए। बताया हुआ है पिछले क्लास में। कैल्सिनेशन से क्या हुआ, तो सबसे पहले जो नमी है वो उड़ जाएगा। दूसरी चीज है जो कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब ये हमको जैसे कैल्शियम कर देंगे तो अब इसके बाद हम उसको रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टेड चिकन खाते हैं भैया आप। चिकन क्या करते हैं, रोस्टेड चिकन कैसे होता है कि उसको हम लोग चिकन लाते हैं, उसमें मसाला लगाते हैं और उसको आग में ऐसे ऐसे करके तपाते हैं, घुमा घुमा करके तपाते हैं। तो जिससे क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में उसमें जलता है। तो दैट इज कॉल्ड रोस्टेड चिकन। अब ये रोस्टेड चिकन नहीं है, यहाँ पे हम और को रोस्टिंग करना है। तो और में भी क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालना है। तो और के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, तो क्या होगा, अगर हमारा सल्फर हो, पहले क्लास में बता चुके हैं, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, तो उस इम्प्यूरिटीज उसका ऑक्साइड में बदल जाता है और वो क्या होता है, गायब हो जाता है। देखिए हमने क्या लिखा है, the ore is calcined in order to remove moisture, ऑलरेडी बताया जा चुका है, and to decompose any carbonate into oxide। अगर कोई कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में बदल देंगे। इट इज देन रोस्टेड, इसको फिर क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे in excess of oxygen so as to remove the volatile impurities of sulfur, phosphorus, arsenic, etc. as their oxide। समझ में नहीं आया, अगर सल्फर है इम्प्यूरिटीज के रूप में, ऑक्साइड है और आर्सेनिक है इम्प्यूरिटीज के रूप में, तो उसको वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना इम्प्यूरिटी। अब एनी फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट, अगर कोई फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेगा कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए हमने क्या किया, H8 प्लस H2 हीट किया, SO2 बन के गायब हो गया। P4 प्लस 5O2 P4O10 गायब हो गया। SA3O2 SO2O3 गायब हो गया। APO AP2O3 बदल गया। हमने अभी तक यही किया है, ये और सारा चीज हमने पहले भी क्लास में बोल चुके हैं। तो हमने क्या क्या किया जल्दी बताइए। सबसे पहला हम लोग जाने कि इसका क्या क्या ओर है। दूसरा स्टेप में हमने ये जाना है किस ओर से निकालते हैं, तो हेमाटाइट ओर से निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो पहला करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो खदान से निकला उसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे बाबू कि उसमें पानी का धारा देंगे, उसको ग्रेविटी सेपरेशन बोला। और उस जो धारा देंगे साफ कर ली, मिट्टी उट्टी हटा लेंगे। तो मिट्टी उट्टी हटाने के बाद उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गलाएंगे नहीं, सिर्फ गर्म करेंगे इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, एयर के ऑब्सेंस में उसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा, जो नमी है, जो मॉइस्चर तो गायब होगा। अगर कार्बोनेट ओर है तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, हमको ऑक्साइड ओर का ही करना है काम। फिर इसके बाद क्या है कि अब
उसको रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टेड करेंगे, जैसे रोस्टेड करेंगे एक्सेस प्रेजेंस में, तो जो इम्पुरिटीज है जैसे सल्फर का इम्पुरिटीज है, फॉस्फोरस का इम्पुरिटीज है और आर्सेनिक का इम्पुरिटीज है, तो वो उसका ऑक्साइड में बदल जाएगा। सल्फर है तो SO2, फॉस्फोरस है तो B4O10, आर्सेनिक है तो AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। अगर उसमें FeO है, फेरस ऑक्साइड है, तो भी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब देखो अगला स्टेप स्मेल्टिंग किया जाए। स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन। सर रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिडक्शन में कुछ नहीं करना है, जैसे FeO Fe2O3 है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोयला दे देंगे। अब ये कोयला क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा। अब डायरेक्ट नहीं लेता है, कैसे कैसे लेता है इसकी बात करेंगे। अब ये जैसे ले लिया तो क्या हो गया, CO हो गया। अब ये ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, Fe बचा, अब प्लस CO, Fe तो निकल गया। यानी कि हमको क्या करना है, पहले देखिए शुरू से, पहले ओर को क्या करेंगे, ओर को क्या करना है, तो सबसे पहले ओर को कूटेंगे, कूटने के बाद उसको पानी से धो देंगे। धोने का मतलब उसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलेंगे। अब उसमें कैल्सिनेशन करेंगे, तो कैल्सिनेशन में हीट करेंगे ग्रेविटी मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा कि मॉइस्चर चला जाएगा, नमी हट जाएगा, कार्बोनेट है तो ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर इसके बाद रोस्टिंग करेंगे, तो जो इम्पुरिटीज है सल्फर का, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा बनता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करता है कि हम उसको रिडक्शन कराना है, स्मेल्टिंग का मतलब रिडक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो ओर बना, उस ओर को क्या करेंगे कि हम कार्बन के द्वारा, कार्बन से देखो स्मेल्टेड और रिड्यूस्ड विद कार्बन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा रिड्यूस करेंगे, यानी कि, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस की बात करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस है क्या चीज, एक लंबा सिलेंडर जैसा आकार का होता है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई लगभग, ये डिफरेंट आकार के होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, फिर भी ये 25 से लेकर के 60 मीटर तक इसकी लंबाई होता है। अब इसकी डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर 6 से 8 मीटर होता है। अब देखिए सुनो थोड़ा सा, आज से हम लोहे का काम नहीं कर रहे। लोहे का काम आज से हजारों हजार साल पहले से हम लोहे का काम करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले आज भी हमारा ट्रेडिशनल है लोहार। गांव में जाएंगे तो लोहार मिलेगा जो धूपने से धूप करके काम करता है। धूपने से धूप करके से काम करता है, वो देखिएगा उसके पास क्या है कि लोहा लेता है, कोयला डालता है, वो लकड़ी का कोयला होता है। पहले पुराने जमाने में लकड़ी से लोहा को मेल्ट करता था, लेकिन देखा क्या कि लकड़ी से बहुत ज्यादा लकड़ी जलाना पड़ रहा है। फिर इसके बाद लकड़ी का कोयला का यूज करने लगा। समय बीतता गया, लकड़ी का कोयला देखा कि लकड़ी का कोयला से हमको ज्यादा एनर्जी है, और आज भी हमारे देहात में जो ट्रेडिशनल जो लोहार है वो लकड़ी का कोयला का यूज करते हैं। जब लकड़ी का कोयला से भी पाया जाने लगा कि नहीं भैया, कि ये हमको कोयला जो है, जो नेचुरल जो कोयला मिलता है कोक से हमको ज्यादा एनर्जी मिलता है। जब ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हुआ तो ज्यादा मात्रा में हम लोहा गलाने लगे, लोहा ज्यादा मात्रा में लोहा को मेल्ट करने लगे, और जब ज्यादा लोहा को मेल्ट करने लगे तो हमको इंडस्ट्रीज का फॉर्म हो गया। आज हम लोहा का गलाने के लिए कोयला का यूज तो करते हैं, लेकिन हॉट एयर को आज कोयला की जगह हम हॉट एयर, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर का यूज करते हैं, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। अब इसीलिए हम लोग हॉट एयर का एक झोंका देते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस लंबा हो गया, सिलेंडर जैसा आकार का हो गया। इसमें क्या होता है कि ऊपर में कप कोन जैसा व्यवस्था होता है, ये पूरी तरह से पैक हो जाता है। इस पैक हो जाता है, और यहाँ पे हम गर्म हवा का झोंका डालने के लिए टायर, छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं जिसको हम टायर्स बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, इसको हम 3 भाग बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को थ्रोट बोलते हैं, नेक, गर्दन।
बीच वाला भाग को पेट बोलते हैं यानी बेली, बीच वाला भाग, और जब नीचे वाला भाग को चूल्हा यानी हाथ। यानी कि आपका ब्लास्ट फर्नेस 3 तरह का होता है। ये ब्लास्ट फर्नेस में देखिए, ऊपर देखिए संकीर्ण होगा, नैरो होगा, नीचे नैरो होगा, बीच में एक्सपेंड करता है। जो बीच में एक्सपेंड करता है उस भाग को बेली बोलेंगे। फिर इसके बाद ऊपर वाला भाग को थ्रोट बोलेंगे, और इसके बाद सबसे नीचे वाला भाग को हार्ट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, 2 नली होता है, निकास नली यानी एग्जॉस्ट पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिंग हॉल। इसमें क्या होता है कि नीचे से मोल्टेन एयर, गला मोल्टेन आयरन निकलता है, और यहाँ से हमारा जो कचरा है वो कचरा निकलता है। कचरा क्या है हम बाद में बात करेंगे। अब अभी फिलहाल आपको बता दें कि जब नीचे हम जिसे कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है। सबसे ज्यादा 2170 केल्विन नीचे, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो 1570 केल्विन, फिर ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1120 केल्विन, फिर ऊपर जाएंगे 873 केल्विन, और सबसे ऊपर वाला भाग में 573 केल्विन। इसका मतलब कि हमारा 300 डिग्री सी से ये 300 डिग्री सी से ये लगभग 1900 डिग्री सी तक, सॉरी 1900 डिग्री सी, यस 300 डिग्री सी से 1900 डिग्री सी तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है ब्लास्ट फर्नेस में। अब देखिए, अब यहां पे देखिए 300 डिग्री सी, यहां पे केल्विन में लिख रहे हैं और हम आपको डिग्री सी की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि और प्लस उसमें कोक मिला दिया। कोक काहे मिलाया, रिडक्शन कराना है हमको, अभी बात कर चुके हैं, और दूसरा रिडक्शन भी कराना है और हीट भी प्रोड्यूस जलाना भी है, दोनों काम करते हैं। अब प्लस यहाँ पे लाइमस्टोन, ये तीनों का मिक्सचर को हम यहां से डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से डालते हैं, टॉप से डालते हैं। तो अब कौन व्यवस्था रहता है कि डाले, फिर पैक हो गया ये, अब फिर इसके इधर से एयर नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं निकलेगा, अगर वेस्ट गैसेस है तो बाहर से निकलेगा। इसमें क्या होता है, फायर प्रूफ ब्रिक्स होता है, ये ब्रिक्स से होता है कि हीट बाहर ना निकले। अब देखिए यहां पे हमने और कोक और लाइमस्टोन को मिलाया। अब देखिए और कितना होगा, 8 भाग, कोक 4 भाग और लाइमस्टोन 1 भाग। इन लोगों का मिक्सचर को हम चार्ज करते हैं, दिमाग में बैठा ले, व्हाट इज चार्ज, इट इज मिक्सचर ऑफ और कोक एंड लाइमस्टोन। किस रेशियो में, 8 पार्ट 4 पार्ट एंड 1 पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के कप एंड कोन विधि से, कप एंड कोन एलिमेंट से ब्लास्ट फर्नेस में टॉप से डालते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जब हम डालेंगे तो कुछ रिएक्शन होगा। अब ये डिफरेंट जैसे जैसे अंदर नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन होगा, यानी ब्लास्ट फर्नेस के डिफरेंट जोन में रिएक्शन होगा। और आपके एनसीईआरटी बुक में ब्लास्ट फर्नेस के डिफरेंट जोन में क्या क्या रिएक्शन होता है इसकी बात करता है। तो पहले आप हम उस रिएक्शन को बात करें, पहले आप इसे नोट करें। अब देखिए हमने क्या किया कि अब देखना है कि रिएक्शन क्या होता है। हमने यहां पे क्या डाला बाबू, क्या डाला, तो और डाला, कोक डाला और चार डाला। ये कोयला जो है नीचे की ओर जाएगा, हमने यहाँ पे हॉट एयर डाला। जैसे ही हॉट एयर डाला ये जलना, कोयला जलना शुरू हो गया। कोयला जैसे ही जलेगा तो आपको तो मालूम है कि C+O2 ये CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, 395.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतना किलो जूल पर मोल, एक मोल का इतना एनर्जी निकलता है। तो बताइए यहाँ पर तो बहुत सारा मोल डाले हुए हैं और वो घर को गिना नहीं जा सकता है। तो बताइए कितना ही एनर्जी निकलेगा। और इस एनर्जी के चलते यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2170 केल्विन हो जाता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है। अब ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए हम लोग कैसे कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हम
अभी आपको बता देते हैं कि हम लोग डिफरेंट जोन में बांटेंगे। तो डिफरेंट जोन में देखिए जो रिएक्शन है, ये ब्लास्ट फर्नेस का जो रिएक्शन है, इसको हम लोग डिफरेंट जोन में बांटेंगे। कैसे? जैसे जैसे रिएक्शन होगा। पहला तो हमारा कोयला की टाइप, कोयला यहाँ पे जला, कोयला एयर के प्रेजेंस में जला तो CO2 बना और बहुत हाई एनर्जी निकला। ये एनर्जी के चलते, इस एनर्जी के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और लगभग 2170 केल्विन हीट हो जाता है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये CO2 जो है, ये CO2 इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये CO2 ऊपर जाएगा, ये CO2 गया ऊपर। अब ये CO2 ऊपर जा रहा है भैया आपका, तो CO2 जा रहा है तो क्या होगा, ये CO2 प्लस C ये मिलकर के 2CO बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ से CO2, यहाँ तो CO2 बना, लेकिन यहाँ पे ये CO2 किसमें बदल गया, कोयला के चलते CO में बदल गया। और चूंकि ये रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक है, इसीलिए ये हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 1570 केल्विन। ये 1570 केल्विन हो जाता है, यानी कि हम इसको जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले डिफरेंट जोन में बांटेंगे। तो पहला जोन क्या है बाबू, सबसे नीचे वाला, क्योंकि जोन ऑफ कंबशन, कोयला को जलाना है, जोन ऑफ कंबशन। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर गए तो क्या हुआ बाबू, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो कोयला तो गिर रहा था। ये कोयला के साथ क्या करता है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड CO बना देता है और इस रिएक्शन में थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। हीट एब्जॉर्ब हो गया तो हीट कहाँ का एब्जॉर्ब किया, यही का जो हीट इवॉल्व है, यही का हीट एब्जॉर्ब किया। तो चूंकि हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर 1570 केल्विन हो जाता है, घट जाता है। अब हम क्या करें कि ये हीट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, घटता जाएगा ऊपर की ओर। अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, ओर के साथ लाइमस्टोन भी डाला था। तो लाइमस्टोन क्या करता है, यहाँ पे 1120 केल्विन में ये टूट जाता है और टूट के बना देता है CaO। क्या बना देता है, CaO बना देता है। और CaO और वहां पे जो बालू सिलिका होगा उसको मिल करके स्लैग बना देगा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, CaSiO3 स्लैग। यानी कि हम लोग अभी तक 3 जोन पढ़े हैं। पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन, जिसमें कार्बन जलता है। दूसरा है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के द्वारा रिएक्शन करके CO बना देता है। अब CO बना दिया तो ये CO क्या हुआ बाबू, CaO प्लस SiO2 के साथ मिलकर जो बालू वगैरह होगा उस ओर में उसके साथ स्लैग बना देगा और स्लैग बना देगा हमको। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाए 873 केल्विन में, क्योंकि अब यहाँ पे CO बन चुका है और आपको हम बता चुके हैं कि CO जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कम टेम्परेचर पे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि C और CO में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आप लिंगम डायग्राम देखिए उसे क्लास के लिए, आप लिंगम डायग्राम में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 983 केल्विन से नीचे CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है और 983 केल्विन से ऊपर C इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे क्या है 873 केल्विन, यानी 973 केल्विन से कम हुआ तो यहाँ पे CO चला जाएगा ऊपर। अब ये CO ऊपर गया तो ये CO क्या हुआ कि ये CO क्या करता है कि जो ऑक्साइड ओर है उसको रिडक्शन कर देता है, यानी कि जोन ऑफ रिडक्शन। यानी कि हम क्या कौन सा स्टेप पढ़े बाबू, पहला जोन क्या है यहाँ पे, जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलता है, ठीक है। दूसरा में क्या होता है बाबू, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जिसमें CO कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए हीट कम जाता है। फिर इसके बाद जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, यहाँ पे स्लैग बनता है 1120 केल्विन में। फिर इसके बाद जोन ऑफ रिडक्शन, यानी कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वो CO के द्वारा रिड्यूस हो जाता है, यही तो है। और आयरन ऑक्साइड किसमें रिड्यूस हो गया, आयरन में। उस आयरन को नाम है स्पॉन्जी आयरन। अब ये आयरन तो ऊपर तो नहीं, हवा में थोड़ी लटकेगा बाबू, वो तो नीचे गिरेगा। और यहाँ पे 2170 केल्विन टेम्परेचर है, जबकि इसका 1900 डिग्री C हो गया, जबकि 1500 डिग्री C उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो बताओ बाबू कि मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी बताइए। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री C और यहाँ का टेम्परेचर कितना है 1900 डिग्री C या 2170 केल्विन। तो बताइए आयरन मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ भैया आयरन तो मेल्ट कर जाएगा। स्लेगवा है वो मेल्ट कर जाएगा। अब दोनों मेल्ट कर गया तो आप ही बताओ ना यार, क्योंकि आयरन भारी है तो नीचे चला जाएगा, आयरन भारी है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और आयरन को, और स्लैग हल्का है तो ऊपर रहेगा। स्लैग को अलग निकाल लेंगे और अलग निकाल लेते हैं और आयरन को अलग निकाल लेते हैं। आयरन का एक्सट्रैक्शन तो हो गया।
तो बताइए फिर से आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं बाबू? 5 नंबर का है आयरन का एक्सट्रैक्शन। कैसे करते हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन? सबसे पहले क्या करेंगे कि आयरन का और क्या क्या है, तो हेमाटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है और आयरन पायराइट है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, तो स्टेप में बहुत सारा स्टेप में होगा। पहले कंसंट्रेशन करेंगे, तो जो लाएंगे उसको तोड़ेंगे जाप प्रोसेस के द्वारा स्मॉल पीस में, और उसको धोएंगे ग्रेविटी सेपरेशन से, यानी कि पानी से धोएंगे जिसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। अब उस ओर का कैल्सिनेशन करेंगे, तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जैसे हीट से गर्म करते हैं बिलो इज मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा, हट जाएगा और कार्बोनेट किसमें बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसके बाद उसका रोस्टिंग करेंगे, तो रोस्टिंग में क्या करेंगे कि जो इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज उसका ऑक्साइड बना देगा और हट जाएगा। अब इसके बाद उसका स्मेल्टिंग करके रिडक्शन कराना है हमको, तो रिडक्शन कैसे कराते हैं, तो कोक के द्वारा रिडक्शन कराते हैं। तो कोक के द्वारा जो रिडक्शन कराते हैं तो कहाँ कराते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में कराते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं कि उसमें 8 पार्ट कोक का 8 पार्ट ओर का, 4 पार्ट कोक का और 1 पार्ट लाइमस्टोन का मिलाकर के कप एंड कॉन विधि से इसमें डालते हैं। डालेंगे तो बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। इस ब्लास्ट फर्नेस को डिफरेंट जोन में बांटा गया है। पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन, जिसमें कार्बन जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, जिससे हीट इंडोथर्मिक होने के चलते हीट कम जाता है। इसके बाद जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, यहाँ पे हीट की शीट में जो लाइमस्टोन डाले थे वो टूट जाता है और CaO जो इम्प्यूरिटीज SiO को सिलिका जो इम्प्यूरिटीज है उसके साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेता है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, जोन ऑफ रिडक्शन। इस टेम्परेचर पे इससे ऊपर जब चूंकि टेम्परेचर ऊपर घटते जा रहा है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और आयरन जो ऑक्साइड है उसको आयरन में रिड्यूस कर देता है। तो हम लोग कितना जोन पढ़े बाबू, तो पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन। यहाँ पे क्या कौन सा जोन होगा इस टेम्परेचर पे बाबू, तो जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है बाबू, तो जोन ऑफ रिडक्शन। और यहाँ पे लास्ट में जोन ऑफ फ्यूजन। अब इसको हम क्या करेंगे, सारा गल जाएगा, तो गल जाएगा तो मेटल भारी होगा तो नीचे चला जाएगा, स्लैग ऊपर होता है तो ऊपर तैरते हुए रह जाता है। हम दोनों को अलग अलग करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस। रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस में क्या है, तो द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस इन डिफरेंट जोन आर एज फॉलो। इस तरह से होता है। तो पहला क्या है, जोन ऑफ कंबशन। तो जोन ये कैसा है कि ये लोअर पार्ट है, देखिए एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। बॉटम में हमने बोला द ब्लास्ट फर्नेस, द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, यहां से हॉट एयर देंगे, causes the combustion of coke into carbon dioxide. The reaction is highly exothermic। और हाईली एक्सोथर्मिक होने के चलते वो CO2 बनाता है और जिसके चलते हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो हम लोग पहले इतना इसको लिख लीजिए, तब हम इसके बाद आगे इसका बात करके इसके बाद दूसरा जोन की बात करते हैं। पहले आप नोट देखो, अब हमने क्या बोला था कि हमने यहां से चार्ज गिराया तो क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हमने ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर डाला बाबू, जिसको छोटी सी नली से डालते हैं, जिसको टायर्स बोलते हैं, ट्यूबवेल्स बोलते हैं। अब इस ट्यूबवेल से हमने हॉट एयर डाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला। ये कार्बन डाइऑक्साइड जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, इस एयर से जला बाबू, तो एयर से निकल के CO2 बना और यहाँ पे एनर्जी निकलता है -393.5 किलो जूल पर मोल। हाईली एक्सोथर्मिक है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने के चलते क्या होता है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा हीट निकलता है। इसीलिए इस जोन का टेम्परेचर लगभग 2170 केल्विन हो जाता है। हमने पिछले बार में बताया था कि उसका जैसे जलाते हैं हॉट एयर से कंबाइन करके CO2 बर्न करके CO2 बनाता है, जिसके चलते वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिसके चलते उसका टेम्परेचर नियरली 2170 केल्विन हो जाता है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि जितना प्रोसेस के लिए जितना हीट चाहिए उतना हीट तो मिल जाता है। अब ये जैसे ही ऊपर गए बाबू, ये जैसे ही ऊपर गए यानी कि कोयला, ये गैस CO2 ऊपर जाएगा, ये CO2 क्या करता है कि मोर कॉक से रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन कर जाता है।
एक CO2 गैस राइज अप, ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हुआ कि टेम्परेचर कोक के साथ रिएक्शन कर गया और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है क्योंकि ये इंडोथर्मिक होने के चलते इसलिए इसका यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस मिडिल पार्ट का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है आपको 1570 केल्विन। हमने ये दो चीज बताया। अब इसके बाद ऊपर जैसे जाएगा तो यहाँ पे जोन ऑफ सिलेक्ट फॉर्मेशन, अभी तक हमने दो जोन बताया। पहला जोन है जोन ऑफ कंबशन जिसमें कार्बन को जलाया और CO2 बना। दूसरा जो जोन है कि यहाँ से जैसे CO2 ऊपर गया वो कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब चूंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे आप इसे नोट करिए। देखिए बाबू अभी तक हमने दो जोन बताया है। पहला जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे C प्लस O2 CO2 बना देता है। C प्लस O2 क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब ये CO2 से बहुत ज्यादा हीट निकलता है। अब ये गैस ऊपर जाता है तो क्या करता है कि ये CO2 आप प्लस C मिलकर के क्या बना देता है, CO बना देता है। ये इंडोथर्मिक होने के चलते यहाँ का टेम्परेचर क्या गिर जाता है। अब यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 1120 केल्विन के लगभग। अभी देखिए बाबू हमने दो जोन बताया। अब इस तीसरा जोन की बात करें, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, हम बात कर चुके हैं। हम हर बार जब भी बात कर रहे हैं तो हर स्टेप का रिएक्शन आपसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर ले जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। देखिए जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन क्या है, इट इज मिडिल पार्ट। ये बात तो है, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्नेस। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि लाइमस्टोन डाला था, CaCO3 डाला है आपने। तो जैसे CaCO3 डालेंगे इस टेम्परेचर पे 1123 केल्विन पे, लगभग 20 केल्विन पे ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो CO2 तो गैस हुआ। अब ये जो CO ये हमारा फ्लक्स की तरह काम करेगा। हमने पहले भी बात कर चुका है पिछला क्लास में, फ्लक्स क्या है और फ्लक्स क्या है। फिर इसके बाद हमने बात किया है कि इम्पल्स क्या है और क्या बनता है, स्लैग बनता है। तो हमने CO और SiO2 मिलकर के हमारा स्लैग बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट। और उसको स्लैग ये गलनशील होता है, गल जाता है। क्योंकि ऐसे गलेगा नहीं, इसको गलाने के लिए हमको फ्लक्स डालना पड़ा। देखिए हमने इसी चीज को लिख दिया है। इन द मिडिल of the furnace the temperature is nearly 1123 Kelvin. Here limestone decompose, टूट जाता है बाबू, to form CO and CO2. CO combine with silica SiO2 impedance to form slag calcium silicate. तो हमने क्या किया, अभी तक तीन जोन बताया। कंबशन जोन ऑफ कंबशन, हीट एब्जॉर्प्शन और स्लैग फॉर्मेशन। आप ये तीनों जोन को बारी से आप बार बार देखें। बार बार वीडियो नहीं समझ में आता तो बार बार वीडियो देखें और बार बार वीडियो देख करके आप समझें क्या क्या हो रहा है। हमने देखिए फिगर में मिटा नहीं रहा, बस थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लिख रहे हैं कि आपको कंफ्यूज ना करो। हमने हर जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लो, तो फिर अगला जोन की बात करें हम। तो पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बाबू हम लोग अगला जोन है जोन ऑफ रिडक्शन। देखिए जोन ऑफ रिडक्शन में क्या है थोड़ा सा समझा जाए। पहले जोन ऑफ कंबशन, कार्बन को जलाए CO2 में, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाए CO2 बनाए। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ जला करके CO बनाए। फिर इसके बाद जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो लाइमस्टोन है वो टूट जाता है CO में और जो इम्प्योरिटी है उसके साथ मिलकर स्लैग बना देता है। अब आगे बचा हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। देखिए जोन ऑफ रिडक्शन तो ये ऊपर वाली पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट, फिर मिडिल पार्ट, फिर मिडिल पार्ट, अपर पार्ट, थोड़ा सा मिडिल पार्ट, फिर अपर पार्ट। ये दिस इज अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। नहीं, अब टेम्परेचर रेंज कितना होगा तो आप बताओ। 900 केल्विन से 500 केल्विन के बीच में होगा टेम्परेचर रेंज, बिटवीन 500 केल्विन टू 900 केल्विन, ठीक है ना। हेयर क्या होता है, यहाँ पे जो हमने O डाला था Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe एंड दिस आयरन को बोलेंगे स्पंजी आयरन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 3Fe2O3 ये बन जाता है Fe3O4, सॉरी Fe3O4 अब प्लस CO2। अब ये Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए एक चीज और बता देते हैं कि आपको एलिंगम डायग्राम बता चुके, कम टेम्परेचर रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट।
कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन हायर टेम्परेचर रहेगा तो कार्बन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है कि Fe3O फिर CO के साथ रिड्यूस करेगा तो ये बना देगा FeO प्लस CO2। अब ये CO2 सब बेस्ट गैसेस ये बाहर निकलता जाएगा ये। अब इसके बाद FeO फिर क्या करेगा यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के Fe, यानी कि हमारा सफर चला था Fe2O3 से और चला गया कहाँ तक, आयरन तक। ये आयरन इसी जोन में, जोन ऑफ रिडक्शन में बन जाता है और इस आयरन का नाम है S1G आयरन। यानी कि सबसे पहला जोन है हमारा, अभी तक 4 जोन पढ़े। पहला जोन ऑफ कंबशन, दूसरा जोन ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और तीसरा जोन स्लैग फॉर्मेशन और चौथा जोन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि Fe2O3 Fe में रिड्यूस हो जाता है। पहले Fe2O3 Fe3O4 रिड्यूस होता है, फिर Fe3O4 FeO में रिड्यूस होता है, फिर FeO Fe में रिड्यूस हो जाता है। बार बार ऑक्सीजन लेता जा रहा है और CO2 बनके बाहर निकल जा रहा है। तो आप इसी नोट करो। और थोड़ा सा एक चीज और, अगर बाई द वे कभी कभी Fe2O3 लगातार नीचे गिर जाता है, यहाँ तक चला जाता है, तो यहाँ तक जाएगा तो फिर अब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। और जब यहाँ का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो गया तो इस टेम्परेचर में हम कार्बन जो है वो रिडक्शन की तरह काम करेगा। तो उसको करते हैं बाद में काम, लेकिन पहले इतना लिखिए तब ना, क्योंकि स्पेस की कमी है, इसको हम मिटाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप इसे नोट कर लो। अगर बाई द वे बचा तो हमारा क्या करेगा, जो यहाँ पे कोक के साथ रिड्यूस होगा तो उसको हम लोग लिख देते हैं, उसको पहले इसको आप लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, लास्ट हमारा जोन है जोन ऑफ फ्यूजन। देखिए पहले हम क्या किए, पहला जोन ऑफ कॉम्बशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिडक्शन, अब लास्ट बचा हमारा जोन ऑफ फ्यूजन। अरे भैया ये नीचे वाला पार्ट है, अब जैसे जाएगा तो सब ऊपर में हवा में लटक के थोड़ी रहेगा भैया, वो तो नीचे गिरेगा गिरते गिरते इस टेम्परेचर पे आएगा। जब ये हमारा टेम्परेचर रेंज 1423 से लेकर 1673 केल्विन पे होता है, तो जो आयरन हमारा यहाँ पे बना है स्पॉन्जी आयरन, गेट मेल्ट कर जाता है। अब उसमें क्या होता है, मेल्ट कर, उसमें इंप्रोड्यूस होता है कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, MnEDC का। अब ये सब मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि ये सब स्लैग वगैरह सब मिक्स कर जाता है, स्लैग तो विजिबल नहीं है। अब देखिए आयरन क्या है, भारी होता है तो नीचे चला जाता है, आपको पहले ही बोल चुके हैं। आयरन नीचे चला जाएगा, स्लैग ऊपर तैरेगा, तो स्लैग आयरन को अलग निकाल लेंगे, स्लैग को अलग निकाल लेंगे, वही चीज किए। और जो ये आयरन हमारा निकलता है, इस आयरन को पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा, पिग आयरन। अब हम इस कच्चा लोहा को क्या कर सकते हैं, फिर पिघला सकते हैं, और जैसा आकार नाली के आकार में जो स्वेज पाइप होता है उस पाइप में डाल देंगे तो उसका आकार हो जाएगा। तो जो डिफरेंट शेप में उसको ढाल सकते हैं, इसलिए इसका ढलुआ लोहा या कास्ट आयरन भी बोलते हैं। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे लोहा मिलता है उसको पिग आयरन। सबसे पहला जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिडक्शन, इसके बाद जोन ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, इसका टेम्परेचर 1423 से 1673 केल्विन होता है। इसमें आयरन क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने के बावजूद कुछ इंप्योरिटीज उसमें मिक्स कर जाता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, MnEDC। अब ये चूंकि आयरन भारी होने से ये नीचे चला जाता है और स्लैग ऊपर तैरता है, हम आयरन को हटा लेते हैं, इसको पिग आयरन बोलते हैं। इसको घुला करके और डिफरेंट शेप में, इसलिए इसको कास्ट आयरन, पिग आयरन और कास्ट आयरन दोनों एक ही चीज है। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन हमारे पास 3 तरह का होता है। पहला कास्ट आयरन और पिग आयरन। देखिए कास्ट आयरन और पिग आयरन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होता है। देखिए इसमें 2.5 से लेकर के 4% कार्बन होता है, और इसके साथ साथ सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, फास्फोरस आदि भी होते हैं। ये ब्रिटल, इसको तोड़ मारोगे तो टूट जाएगा, ये ब्रिटल भंगुर होते हैं, टूटने वाले होते हैं। अब देखिए रफ आयरन दूसरा है, ये बस याद रखना परसेंटेज, यानी कितना परसेंट कार्बन है, पिग आयरन में कितना परसेंट कार्बन है और कौन कौन सा एवरेज है। रफ आयरन, और इसको मिलेबल आयरन भी बोलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो बोलेगा रॉट आयरन और मिलेबल आयरन। रॉट आयरन नहीं बोलेंगे, इसमें देखिए कार्बन कंटेंट जो है 0.12 से 0.25%, यानी कार्बन का परसेंटेज इसमें बहुत कम होता है। फिर इसके बाद
स्टील क्या होता है कि इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है 0.2 से लेकर के 1.5% तक होता है। लेकिन जिस स्टील में 0.2 से लेकर 0.5 तक रहेगा उसको मैली स्टील बोलते हैं। लेकिन अगर इस कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो वो स्टील थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको हार्ड स्टील बोलते हैं। हार्ड स्टील में कार्बन का ये होता है 0.5 to 1.5%। तो हमने क्या पढ़ा कि आज कैसे कैसे हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आयरन कितनी तरह का होता है। अगला लेक्चर हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। नहीं, आप तब तक के लिए ध्यान। थैंक यू।